Hi, this is Neha and I welcome you all to my class in which we are going to discuss the topic id, ego and superego. ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे देन बिलीव मी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर इस टॉपिक के क्रॉस आते हैं तो आपको आंसर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि हम इड, ईगो, सुपर ईगो को अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स इन्हीं को समझते हुए आएंगे जो अदर एमसीक्यूज भी प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अगर आप इन तीन टर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक टर्म्स के अक्रॉस आएंगे जिसको हम बोलते हैं साइकोडायनामिक्स, पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अभी आने वाले हैं जो मैं आपको समझाऊंगी प्रॉपर, सो डोंट वरी एट ऑल। तो ये इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो इड, ईगो और सुपर ईगो हैं ये हमारी पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक्स। इस बात को हम भूलेंगे नहीं, इस बात को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि दीज थ्री आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है, राइट? बट हम ये नहीं भूल सकते कि अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक्स, साइकोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हम इन तीनों को पर्सनालिटी के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब हमारी पर्सनालिटी का जो स्ट्रक्चर है वो इन तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। साइकोडायनामिक्स के फादर सिगमुंड फ्रॉइड, जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, आप इनके नाम के अक्रॉस आए होंगे और आपको पता भी होगा साइको एनालिटिकल मेथड इन्होंने दिया है, साइकोडायनामिक्स को इन्होंने बर्थ दिया है, तो साइकोडायनामिक्स के फादर कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि हु इज द फादर ऑफ साइकोडायनामिक्स, सो यू हैव टू रिमेंबर कि सिगमुंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ साइकोडायनामिक्स। अब हम बात करते हैं कि जो सिगमुंड फ्रॉइड है उन्होंने बहुत सारे एरियाज में वर्क किया, जिसमें से एक एरिया है पर्सनैलिटी। अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी कैसे बनती है? हमारे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स और हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अगर हम इसको मिला दें। कोई पर्सन आपको देखने में अच्छा लगता है लेकिन फिर जब आप उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे से मैच नहीं कर रही हैं या फिर मेरा जो माइंड है वो इसको पसंद नहीं कर रहा है। तो आप उसके जब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में और जानते हैं तब आप ये फिगर आउट कर पाते हैं कि वो पर्सन आपको पसंद है या नहीं है। उसके बारे में अपना एक ओपिनियन आप डेवलप करते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब आप उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। सबसे सिंपल बात कि आप उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। ये हमारा कॉमन तरीका है और इसमें भी कुछ लोग केवल फिजिकल फीचर्स पर ही दूसरे की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर देते हैं, इंटरनल फीचर्स तक जाते ही नहीं है। तो इसी तरीके से सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोडायनेमिक्स में पर्सनैलिटी को जब स्टडी किया तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कैसे बनती है। उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिसका कॉम्बिनेशन एवरी इंडिविजुअल में होता है। मैं इस लाइन को रिपीट करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी को जब व्यू किया तो उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी बनती है वो इन तीन कंपोनेंट्स से बनती है और ये तीनों ही कंपोनेंट हर पर्सन में अलग अलग रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं ये तो भी हम बात करेंगे, लेकिन ये तीनों हर पर्सन में अलग अलग रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। मतलब किसी पर्सन के अंदर इड बहुत हाई हो सकती है, किसी के अंदर ईगो बहुत हाई हो सकती है, किसी की सुपर ईगो बहुत लो हो सकती है। तो इस तरीके के वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको कुल मिलाकर हम पर्सनैलिटी कहते हैं इन साइकोडायनामिक्स में। क्यों ये बार बार ऐसे मेंशन कर रही हूँ? क्योंकि ये इड, ईगो, सुपर ईगो साइकोडायनामिक के अंदर ही स्टडी किए जाते हैं, आप अदरवाइज नहीं कह सकते, राइट? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि साइकोडायनामिक्स के ये तीन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं पर्सनैलिटी के, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने मेंशन किए थे। अब हम आते हैं कि इड, ईगो और सुपर ईगो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इड क्या होती है। इड को याद रखने का, ध्यान रखने का सबसे सिंपल तरीका है, जो मैं वर्ड लिखने जा रही हूँ, इड को आप जिद से कंपेयर कर सकते हैं, राइट? समथिंग इज लाइक दिस लिखा जाता है। जिद जो है, जिद क्या होती है? किसी भी चीज को पाने की जो जिद होती है, मतलब हमारे अंदर जिद है, जुनून है, किसी भी काम को करने का बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, वो सब इड है। चाइल्डिश बिहेवियर इड है। ये जिद किस में आती है? आपने छोटे बच्चों को तो जिद करते हुए देखा है ज्यादातर। आप देखते हैं कि बड़े बच्चे या कोई बड़े हैं जो बहुत बुरी तरीके से जिद पकड़ लेते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो दैट मीन्स उनकी पर्सनैलिटी में इड का कॉम्पोनेंट हाई है। पर वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा करते हैं तब हम उसको इस तरह से नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा इड उनमें हाई है।
ठीक है, लेकिन बच्चों में तो हम हर दूसरी चीज में देखते हैं, वो ना पढ़ने की जिद करते हैं, खेलने की जिद करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को खाने की जिद करते हैं। मीन्स हर दूसरी एक्टिविटी में हम बच्चों के अंदर इड को हाई देखते हैं। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जो इड है वो हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे चाइल्डहुड में सबसे पहले डेवलप होने वाली चीज है। इड, ईगो, सुपर ईगो मैंने जिस ऑर्डर में लिखे हैं ना, ऐसे ही आपको समझने हैं कि जो इड है वो सबसे पहले हमारे अंदर डेवलप होती है। भाई आप बचपन में जिद्दी रहे होंगे, डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल भी जिद ना करते हो किसी चीज पर। तो इड हमारी पर्सनैलिटी के उस चाइल्डिश बिहेवियर को दिखाता है जो जिद करता है, डिमांडिंग है, जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है, एकदम केयरलेस है, राइट, जो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब एक यहाँ से टर्म और निकल कर आती है कि दिस वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, वर्क्स ऑन प्लेजर। ये क्वेश्चन प्रोड्यूस करेगा, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि दिस वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। अब प्लेजर प्रिंसिपल क्या है? ये कुछ भी अलग से चीज नहीं है, जैसा कि नाम है वैसे ही समझना है। मतलब ये हो गया कि जब किसी पर्सन में इड होती है, जब हाई होती है, तो वो बहुत डिमांडिंग है, उसको हर चीज में सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसको प्लेजर चाहिए। अगर एक बच्चे की जिद पूरी कर दी जाए तो उस बच्चे का बिहेवियर उसके बाद कैसा होता है? बड़ा खुश हो जाता है, वो बड़े मजे में हो जाता है। उसने कहा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, पेरेंट्स नहीं दिला रहे हैं, ठीक है। अब उसको जब आइसक्रीम मिल गई तो वो ध्यान भी नहीं रखेगा कि उससे पहले मम्मी पापा डांट रहे थे, चीख रहे थे, क्या कह रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। एक्चुअली में क्या फील हो रहा है? उसे अब अपने जिद पूरी करवाने के बाद प्लेजर फील हो रहा है, सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। तो ये जो इड है बहुत डिमांडिंग होती है एंड इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि अल्टीमेटली हर पर्सन को प्लेजर चाहिए, राइट। और ये प्लेजर कैसे प्रोड्यूस होगा? जब हमारे अंदर इड हाई होगा और इड के ग्रेटिफिकेशन के साथ, इड ने जो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की डिजायर की है, उसके फुलफिल होते ही प्लेजर पर्सन को फील होता है। तो ये हमारी पर्सनालिटी का ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे अंदर डिफरेंट चाइल्डिश एक्टिविटीज को और एनकरेज कर देता है। इड जो है वो चाइल्डहुड में ग्रो होता है और उम्र के साथ साथ ये कम होता जाता है। आप इसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ के देखिए। आप जब बच्चे थे तो आप छोटी छोटी चीजों पे जिद करते थे, मान लेते हैं कि आप ऐसा करते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उस चीज में थोड़ी थोड़ी कमी आई, है ना। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जो इड का प्रोपोर्शन है हमारी पर्सनैलिटी में वो कम होता जाता है। मगर ऐसा हर पर्सन के लिए नहीं होता। हम ये कहें कि 100% पूरी दुनिया में सबके लिए ऐसा होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि कुछ लोगों का जो इड हाई होने की वजह से जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग ही तरीके से दिखता है, राइट। इसीलिए वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। तो इड हो गया क्या? हमारी पर्सनैलिटी का पहला कॉम्पोनेंट। अब हम बात करते हैं ईगो की। अब जब हमारी इड कम होनी शुरू हुई, मतलब हमारी जो इड है वो कम होने लगी, तो कुछ और हमारी पर्सनैलिटी में बढ़ेगा। देखिए, पर्सनैलिटी तो थ्रू आउट लाइफ डेवलप होती है। आप जब 6 ईयर्स के थे, जब आप 16 ईयर्स के थे, या आज आप 26 ईयर्स के हैं, डिफरेंस है ना, आपकी पर्सनैलिटी में फर्क है। आपकी जो डिजायर्स थी या जो आपका बिहेवियर है, सब कुछ मॉडिफाई हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, राइट। तो अब जब ईगो कब आती है? ईगो तब आती है जब वो इड को दबाने लगती है और एमर्ज होने लगती है खुद। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जब बच्चा ये समझने लगता है कि जिद करना हमेशा सही नहीं है, कुछ चीजें हमें रियलिटी में भी समझनी होंगी। अब आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे ने जब आइसक्रीम की अपनी जिद पूरी करा ली तो उसका इट सेटिस्फाई हो गया, उसको प्लेजर मिल गया। अब ये वो हमेशा नहीं करेगा। ये वो कब करेगा? जैसे जैसे उसकी धीरे उम्र बढ़ती जाएगी, ये चीज उसकी कम होती चली जाएगी। अब उसने ये सोचा कि मैं इस समय पे पेरेंट्स से जिद करूं। हो सकता है उसने थोड़ी बहुत जिद करी, लेकिन उसको उसके बाद फील हुआ कि यार मैं जिद करूंगा पेरेंट्स से, कहीं ऐसा ना हो मौसम ठीक नहीं हो रहा है, अगर मुझे कोल्ड हो गया तो मेरी डांट भी पड़ सकती है। अब वो लॉजिक का लगाने लगा। अब वो सोचने लगा कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या मुझे इसकी जिद करनी चाहिए या नहीं। जहां पे लॉजिक आया, जहां पे रियलिटी चेक आया, वहां पे क्या आ गया? ईगो। इट टॉक्स अबाउट द लॉजिक, लॉजिक की बात करता है। ईगो हमेशा लॉजिकल होता है, एक्यूरेट कारण देगा, एक्यूरेट रीजन देगा और उसके हिसाब से वर्क करेगा। तो जब ये ईगो लॉजिक की बात करता है तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? रियलिटी प्रिंसिपल पे। ये नाम एज सच याद रखने हैं आपको, रियलिटी प्रिंसिपल पर। रियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? जो चीज रियल में होनी चाहिए हम वैसा ही कर पाए। मीन्स हम रैशनली थिंक करना शुरू कर दे, हमारी रैशनल थिंकिंग हो जाए, हम लॉजिकली सोचने लगे, हम सही गलत को समझने लगे, हमारे अंदर असर्टिवनेस आ जाए। ये सब चीजें जो होती हैं वो ईगो में होती हैं। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं ये ईगो बढ़ने लगता है, हम और रियलिटी को समझने लगते हैं।
अब हम और आगे बढ़ते हैं और ना सिर्फ रियलिटी को समझते हैं बल्कि उसमें कुछ मॉरल्स भी डाल देते हैं। और जब उस रियलिटी में मॉरल्स भी ऐड हो जाते हैं तब एमर्ज होती है सुपर ईगो। तभी तो इसके नाम में सुपर लग गया है। जब ईगो के आगे लग गया है सुपर तो ये बन गई है सुपर ईगो। सिंपल। ईगो में क्या था? रियलिटी था। रियलिटी में मॉरल्स भी ऐड हो गए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? जब उसका रीजन के साथ हम उसके संग एक मॉरल वैल्यू को भी ऐड करने लगते हैं तब वो बन जाती है सुपर ईगो। फिर से समझिएगा कि कैसे सुपर ईगो वर्क करती है। सुपर ईगो जो है वो मॉरल प्रिंसिपल पे वर्क करती है। अभी मैं लिखती हूँ, रुक जाइए। सुपर ईगो में हमें ये समझना है कि ये मॉरल्स पे वर्क करती है, राइट? चलिए मैं लिख ही देती हूँ पहले कि ये मॉरल्स पे वर्क करती है, मॉरल्स प्रिंसिपल पे वर्क करती है। बट वो मॉरल्स कैसे ऐड होते हैं? अभी आइसक्रीम वाले एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उसको हमने एड में भी लिया था, ईगो में भी लिया था, तो सुपर ईगो में भी कंबाइन करने में आसानी रहेगी। जब कोई पर्सन आइसक्रीम नहीं ले रहा है, बच्चा बड़ा हो गया है तब वो आइसक्रीम नहीं ले रहा है, उसको ये लगता है कि मुझे नहीं खानी चाहिए आइसक्रीम बिकॉज मेरे पास शायद सफिशिएंट फंड नहीं है, पैसे नहीं है, और इस काम को मैं किसी बेटर वर्क में यूज कर सकता हूँ। या फिर पेरेंट्स को पता चलेगा कि मैं उन्होंने जो मुझे मनी दिया था जिसको मैं सेव कर सकता था। देयर कुड बी रीजंस, उसके पीछे के वो रीजंस हमको निकालने पड़ेंगे और वो हम जबरदस्ती नहीं निकालेंगे। जब सुपर ईगो एमर्ज होती है तो वो रीजन ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनैलिटी में जनरेट होने लगते हैं। जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा। मान लीजिए आपने ही खुद ऐसे फ्रेंड से कहा होगा, नहीं यार मैं एग्जामिनेशन आने वाला है, मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा क्योंकि पढ़ाई का लॉस होगा। जब पढ़ाई का लॉस होगा तो ये रियलिटी की बात हो रही है क्योंकि एक्चुअली पढ़ाई का लॉस होगा, वही रीजन आप स्टेट कर रहे हैं। अब आप इसमें से बोल रहे हैं कि यार फालतू में पढ़ाई का भी लॉस हो जाएगा और फिर मम्मी भी नाराज होंगी, वो सोचेंगी कि मैं कहाँ पढ़ाई के टाइम पे घूमता फिर रहा हूँ। अब आपने इसके पीछे क्या करा? आपने कुछ एथिक्स, कुछ मॉरल्स को भी फिट कर दिया, इमोशंस को डाल दिया, तो वहां पर आपकी ईगो सुपर ईगो में कन्वर्ट हो गई। तो वही आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ये इन तीनों चीजों से मिलकर बनती है, इड, ईगो और सुपर ईगो से, जिसमें इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईगो जो है वो लॉजिक के साथ रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और सुपर ईगो मॉरल्स पे वर्क करता है। तो इसको हम कहते हैं मॉरल्स प्रिंसिपल्स तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ मॉरल्स पर ये वर्क करता है, तो वैल्यूज को होल्ड करता है, राइट? तो सुपर ईगो में ईगो का एक नेक्स्ट स्टेप है। ईगो जो है वो इड को सप्रेस कर देता है, इड को दबा देता है और एमर्ज होने लगता है। सो ईगो ऑलवेज कम्स आउट ऑफ इड। जहां पे इड खत्म होती है वहीं से ईगो आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ईगो बढ़ती है वैसे वैसे इड कम होगी। आप खुद ही देखिए, जितना आप लॉजिकली समझने लग जाएंगे बात को उतना ही आप जिद कम करने लगेंगे, और जब आप जिद बहुत ज्यादा करेंगे तो आप लॉजिकली नहीं समझ पाएंगे। तो ये दोनों जो है कभी भी एक साथ बराबर नहीं चल सकती। ठीक है, अगर इड डोमिनेट कर रही है तो फिर ईगो चली जाएगी, और अगर ईगो जो है वो हाई है तो फिर इड को वो सप्रेस जरूर करेगी। और सुपर ईगो तब आती है जब ईगो हो, सुपर ईगो में ईगो ऑलरेडी होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुपर ईगो में यहाँ ईगो है, बिल्कुल उसी तरीके से एक्चुअली सुपर ईगो में भी ईगो एग्जिस्ट करती है। ये तीनों क्या है? हमारी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स हैं। हमारी पर्सनैलिटी जो स्ट्रक्चर इन्हीं से मिलकर बनती है। किसी पर्सन में इड ज्यादा होगी, पर ऐसा नहीं कि उसके अंदर ईगो सुपर ईगो नहीं होगी, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। चाइल्डिश जो टाइम होता है, या चिल्ड्रन, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो रेशियो प्रोपोर्शन आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा रेशियो इसका होता है, इड का होता है, और ईगो सुपर ईगो उस समय कम होती है। और जब अडोलेसेंट, हम आगे बढ़ते जाते हैं, एडोलेसेंट के भी आगे चले जाइए, अडल्टहुड में चले जाइए, लेट अडल्टहुड में चले जाइए, तो सुपर ईगो की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और इड की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो जो हमारे डिफरेंट डेवलपमेंटल पीरियड्स हैं, अब आप सोचिए कि किस फेज में कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है और कौन सी कम होती है। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हर पर्सन के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करती है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इड ईगो सुपर ईगो पे आप एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट के थ्रू कर सकते हैं, उनको चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड व्हाट शुड आई ब्रिंग फॉर यू नेक्स्ट ये भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और if you have found it useful then press one like button, it will encourage me a lot, and also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। So see you super soon in the next video. Till then take care, bye bye.